हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज एक नए टॉपिक के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है आपका हाई कोर्ट। ओके, यानी उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऑलरेडी हमने जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको ऑलरेडी बता रखा है, उस टॉपिक को हमने फिनिश कर रखा है। तो आज हम लोग हाई कोर्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हाई कोर्ट, अगर उच्च न्यायालय की बात किया जाए स्टूडेंट, ये जनरली हर एक राज्य में होता है। जनरली की बात कर रहा हूँ, हर एक राज्य में है नहीं, मैं जनरली की बात कर रहा हूँ कि हर एक राज्य में होता है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है ना कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर एक राज्य में, भारत के हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आज के समय में देखा जाए तो इंडिया में टोटल हाई कोर्ट की जो संख्या है वो आपका 25 है, और राज्य कितने हैं? राज्य हैं 28 और 8 यूटीज़ हैं। ओके, इसका मतलब यह है कि कुछ राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन वो किसी हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता होगा। तो ऐसे हमारे देश में टोटल 25 में अगर देखा जाए तो 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को डील करते हैं। ओके, यही रीज़न है कि 25 टोटल जो हैं हाई कोर्ट हैं। ओके, तो एक एक करके देखेंगे अभी हम आगे उसको, एक एक हाई कोर्ट जितने भी हैं सबको मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आर्टिकल 214 ये कहता है कि भारत के हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए आर्टिकल है। ये आर्टिकल कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, खासकर यूपी पीसीएस में, आर्टिकल 231 ये आर्टिकल हमें ये प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी हाई कोर्ट को एक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, ये यूनियन टेरिटरीज के लिए इस्टेब्लिश कर सकता है। ओके, कौन कर सकता है? तो पार्लियामेंट कर सकता है। कहने का मतलब है कि दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स, ओके, पार्लियामेंट। तो ये आर्टिकल कहता है कि ये बेसिकली इट प्रोवाइड्स दैट द पार्लियामेंट में लेजिस्लेट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ या फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी एक ही हाई कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात किया जाए तो ये किसके पास पावर होती है? तो ये हमारे संसद के पास ये पावर होती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है। और पार्लियामेंट के पास एक और पावर होती है कि वो अगर चाहेगा तो किसी हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ये किसके पास पावर होती है? पार्लियामेंट के। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कि वो किसी हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी से संबंधित जितने भी मैटर होते हैं उसको डील करता है। ओके, लेकिन अगर संसद चाहेगा तो इस हाई कोर्ट की पावर को कम भी कर सकता है या इसको बढ़ा भी सकता है। ओके, तो दोनों काम करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ओके, अगर आज के समय में देखा जाए कुछ फैक्चुअल पॉइंट की, कि एट प्रेजेंट की अगर बात किया जाए, आज के समय को रेलेवेंट मानते हुए, तो अगर ये देखा जाए तो हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। ओके, 25 हाई कोर्ट्स हैं आज के समय में पूरे भारत में। अगर देखा जाए दिल्ली एनसीआर हाई कोर्ट की बात किया जाए तो दिल्ली का अपना खुद का एक हाई कोर्ट है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में, 966 में। ओके, अगर एक पॉइंट और देखा जाए कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को मिला लिया जाए तो वहाँ पे एक ही हाई कोर्ट है, इन तीनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। यही रीज़न है कि जनरली हम लोग हरियाणा या पंजाब हाई कोर्ट को एक साथ ऐसे ही बुलाते हैं कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। ओके, और उसी के साथ साथ वहाँ चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके भी क्षेत्राधिकार को वही कवर करता है। और अगर आज के टोटल 25 में देखा जाए तो 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो कि 2 राज्य या 2 राज्यों से अधिक जो क्षेत्राधिकार है उसको कंप्लीट या उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए भारत में कौन सा हाई कोर्ट बना था, तो सबसे पहले जो भारत में हाई कोर्ट बनने वाले थे वो थे आपके बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया एंड कलकत्ता की बात किया जाए तो ये 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिन्हें 1862 में, माफ़ कीजिएगा, 1862 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसी के बाद एक और हाई कोर्ट बना था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो वो बना था आपका 1866 में। इसके 4 साल बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट बन गया था।
तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। आगे हम लोग मूव करते हैं। अगला पॉइंट ये है स्टूडेंट कि एक आर्टिकल है जिसका नंबर है आर्टिकल 216 आर्टिकल 216 ये कहता है कि कोई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होंगे और जितने अदर जजेस होंगे वो किसके द्वारा फिट किए जाएंगे, जैसा राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 216 मेनली ये कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी जजेज होंगे, लेकिन वो जजेज कितना होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये राष्ट्रपति महोदय के विल पावर पर डिपेंड करता है। जैसी उनको ज़रूरत होगी उसी हिसाब से वो वहाँ पे उतने जजेस को अपॉइंट करते हैं। ओके, हमारे संविधान की अगर बात किया जाए तो हमारे संविधान में इस मैटर पे कोई बात नहीं कही गई है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा संविधान जो है वो साइलेंट है। मिनिमम या मैक्सिमम काउंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट की बात करें, अगर किसी भी हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो कितने कम से कम जज होने चाहिए या मैक्सिमम कितने जज होने चाहिए, इस मैटर पर हमारा संविधान जो है साइलेंट होता है, वो कुछ नहीं बोलता है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें स्टूडेंट एक आर्टिकल की बात करें, क्योंकि आर्टिकल का यहाँ बम्बार्टमेंट होगा, क्योंकि ये आर्टिकल मतलब इंडियन पॉलिटी की अगर बात किया जाए तो बिना आर्टिकल के कोई काम चल नहीं पाता। आर्टिकल 224 की अगर बात करें तो आर्टिकल 224 ये प्रोवाइड करता है कि राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो एडिशनल या एक्टिंग जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। किसको? किसी हाई कोर्ट में एडिशनल या एक्टिंग जजेज को अपॉइंट करने का काम किसके पास होता है या किसके पास ये पावर होती है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर होती है। और ये जज जब अपॉइंट करते हैं तो वो 2 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं करते। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 224 प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट में अपॉइंट एडिशनल और एक्टिंग जजेस फॉर 2 और लेस देन 2 ईयर्स। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करें, नया हेडिंग डाल लेता हूँ मैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अगर बात किया जाए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट किया जाता है तो ये राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। लेकिन वो किसी भी इंसान को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करने से पहले सीजेआई महोदय यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके अलावा उस राज्य के यानी जिस राज्य में उनको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करना है उस राज्य के गवर्नर से वो कंसल्ट करते हैं, यानी विचार विमर्श करते हैं। किससे करते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करते हैं और उस राज्य के गवर्नर महोदय से मिल करके, इन दोनों लोगों से मिल करके राष्ट्रपति महोदय पहले कंसल्ट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को वो अपॉइंट करते हैं। ये तो हो गया चीफ जस्टिस की बात। अगर हम लोग उस राज्य के हाई कोर्ट की बात करें, माफ़ कीजिएगा, उस राज्य के हाई कोर्ट के जजेज की बात किया जाए यानी जजेस ऑफ हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए बेसिकली वो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ही कंसल्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब इसको भी अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति महोदय का ही है। लेकिन वहाँ पे क्या था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के साथ कंसल्ट करते थे, लेकिन उस हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए राष्ट्रपति महोदय सिर्फ उस राज्य के चीफ जस्टिस से ही आप कह लीजिए कंसल्ट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ये 2 पॉइंट है, बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत ही फैक्चुअल नेचर का पॉइंट है, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपसे एग्जाम पे प्रेशर की वजह से गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो मैं इस पॉइंट को रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने से पहले राष्ट्रपति महोदय उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे और उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं। लेकिन उसी राज्य के अगर जजेस को अपॉइंट करना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस राज्य के जो चीफ जस्टिस होते हैं उस हाई कोर्ट के, उनसे ही कंसल्ट करते हैं, उनसे ही विचार विमर्श करते हैं। ये बात कहाँ कही गई है? तो ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 217 में ये बात कही गई है। अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें कि किसी भी हाई कोर्ट के जज की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन, अगर क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के जज की जो क्वालिफ़िकेशन होती है, ये बात कहाँ कही गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 217 क्लॉज 2 में। ओके, आर्टिकल 217 क्लास 2 कहता है कि किसी भी इंसान को हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम इतना होना ही चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन।
ओके। वो क्या होती है, तो बेसिकली अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो बेसिकली 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पहला ये कि उसे सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि उस इंसान को कम से कम किसी जुडिशियल ऑफिस में कम से कम 10 साल के लिए अपॉइंट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जुडिशियल ऑफिस में अगर देखा जाए तो जो भी इंसान हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा उसे कम से कम मिनिमम जो है वो 10 साल किसी जुडिशल ऑफिस, यानी कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम किया होना चाहिए। इसके अलावा वो कम से कम अगर देखा जाए तो इसके अलावा की बात कर रहा हूँ, या और लिख लीजिए आर के अलावा यहाँ पे उसे कम से कम किसी हाई कोर्ट में 10 साल या मोर देन वन हाई कोर्ट में उसे 10 साल अगर देखा जाए तो उसे एडवोकेट होना चाहिए, एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। और कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर यहाँ भी है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही हाई कोर्ट में होना चाहिए, वो 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में भी वो एडवोकेट या वकील हो सकता है, लेकिन उसे कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। मिनिमम 10 ईयर्स कम से कम रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे बेसिकली 2 ही पॉइंट आपको मिला होगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि उसे कम से कम किसी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल काम किया होना चाहिए। अगर वो 10 साल ये काम नहीं किया है तो उसे किसी हाई कोर्ट में या 2 से अधिक हाई कोर्ट में मिनिमम 10 साल वकील होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। ओके। अगर हम लोग किसी जजेस की ओथ की अगर बात किया जाए, ओथ ऑफ जजेज, ओथ ऑफ अगर जजेस की बात किया जाए स्टूडेंट, तो बेसिकली हमारे संविधान में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 219 है। आर्टिकल 219 कहता है कि जो भी इंसान हाई कोर्ट के जज का ओथ लेना चाहिए तो वो किसके प्रेजेंस में लेगा, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर। यानी कोई भी इंसान अगर किसी हाई कोर्ट के जज का ओथ ले रहा है, यानी तो उसे हाई कोर्ट के प्रेजेंस, मतलब माफ़ कीजिएगा, उस स्टेट के गवर्नर के प्रेजेंस में ही ओथ लेना होता है। अगर गवर्नर साहब मौजूद नहीं है तो वो अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं और वो पर्सन जो है उस इंसान को हाई कोर्ट का जज के रूप में ओथ दिलाता है, ओथ सेरेमनी दिलाता है। और ये किस शेड्यूल के अंतर्गत लेता है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत ये बेसिकली अपना ओथ लेता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तीसरी अनुसूची के तहत वो अपना ओथ लेता है। टर्म्स इन ऑफिस की अगर हम लोग बात करें कि क्या टर्म्स एंड ऑफिस होता है, टर्म इन ऑफिस। ओके, टर्म इन ऑफिस की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 217 क्लॉज 1 जो है वो टर्म इन ऑफिस की बात करता है, 217 क्लॉज 1। और ये हमें प्रोवाइड करता है बेसिकली कि किसी जज को हाई कोर्ट का जो जज है वो अपने ऑफिस में कब तक बना रहेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक एक करके देखते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट है। तो वो अपनी ऑफिस तक कम से कम वो 62 साल की एज हो जानी चाहिए, तभी वो रिटायर हो पाएगा। यानी वो 62 साल की उम्र तक अपने पद पर बना रहेगा। अगर वो इससे पहले ही रिज़ाइन देना चाह रहा है तो वो राष्ट्रपति महोदय को रेजिग्नेशन लेटर लिख करके खुद को रिज़ाइन दे सकता है। रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करिए, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। तो वो कम से कम 62 साल तक अपने पद पर बना रहेगा, या वो अब रिज़ाइन करना चाहेगा तो वो राष्ट्रपति महोदय को ही रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा। यहाँ पे अगर आप गवर्नर देगा तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का जज हो या चीफ जस्टिस हो, जो भी होगा ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और राष्ट्रपति महोदय को ही लिख करके ये रेजिग्नेशन लेटर अपने आप को रिज़ाइन दे सकते हैं। या तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो पार्लियामेंट अगर रेकमेंड कर दे कि इस पर्सन को यानी इस जज को रिमूव करना है तो राष्ट्रपति महोदय ऐसा उसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, लेकिन बिना पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के बाद पहले ये नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं किसी जज को, लेकिन डिपेंड करता है कि वो पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होनी चाहिए। यानी हमारा संसद जब तक रिकमेंड नहीं करेगा तब तक राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी जज को रिकमेंड मतलब रिमूव कर पाएंगे। ओके, और पार्लियामेंट का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से ये पारित होना जरूरी है। चौथा पॉइंट इसका हो जाएगा
कि अगर ये इन सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं तो चौथा पॉइंट की कंडीशन में ये आ जाएगा कि या तो उस इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा या उसे किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, तब तक वो अपनी ऑफिस में बना रहेगा। तो बेसिकली अगर आर्टिकल 217 क्लॉज 1 में देखा जाए तो जो टर्म इन ऑफिस की बात किया गया है उसमें 4 पॉइंट निकल के मोटे तौर पर आया। पहला पॉइंट ये आया कि वो इंसान अपनी 62 साल की उम्र तक जज बना रहेगा, या तो वो राष्ट्रपति महोदय को रेजिग्नेशन लेटर लिख के रिज़ाइन दे देगा, या हमारी संसद अगर रिकमेंड कर देगी तो राष्ट्रपति महोदय उसके उसके पद से उसको रिमूव कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि वो इंसान यानी वो जज किसी या तो सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा यानी प्रमोट कर दिया जाएगा, या उसका किसी और अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। हम लोग आगे मूव करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात किया जाए, सैलरी एंड अलाउंसेस, ओके, तो सैलरी की अगर बात किया जाए तो सैलरी जो है किसी हाई कोर्ट के जज का वो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? ये फिक्स किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, फिक्स्ड बाय दी पार्लियामेंट। ओके, यानी संसद के द्वारा अगर देखा जाए तो संसद के द्वारा ही फिक्स किया जाएगा। और सैलरी जो होती है किसी जज की, जो सैलरी होती है वो कभी भी रिड्यूस नहीं किया जाएगा उसके अपॉइंटमेंट के समय से। लेकिन एक कंडीशन है जब उसके सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है, वो इमरजेंसी केस की सिचुएशन आएगी। यानी भारत में अगर इन केस कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आई, उसी केस में जो जजेज होते हैं उनकी जो सैलरी है उसको घटाया जा सकता है, अदरवाइज उनके सैलरी को घटाया नहीं जा सकता। एक आर्टिकल आपको यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, आर्टिकल 222, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 222 है वो कहता है, वो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि राष्ट्रपति महोदय अगर चाहेंगे तो किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 222 ये कह रहा है कि कोई भी इंसान हाई कोर्ट का यानी कोई भी हाई कोर्ट का जज जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने से पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करेंगे, कंसल्ट करेंगे, तभी वो ऐसा कर पाएंगे। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि जो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है यानी क्षेत्राधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कई तरीके की ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार आपको देखने को मिलेगा। उसमें पहला पॉइंट ये हो जाएगा रिट ज्यूरिसडिक्शन। ये ऑलरेडी मैंने आर्टिकल 32 में जब फंडामेंटल राइट के सवालों को करा रहा था तब मैंने इस चीज़ का जिक्र वहाँ पे किया था। ओके, रिट ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात करें तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को ये पावर प्रोवाइड करता है कि हाई कोर्ट कैन इशूड एनी 5 रिट्स यानी 5 तरीके की जो रिट होती हैं उसे वो इशू कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा जाए तो यही आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। तो ये कितने तरीके का रिट जारी कर सकता है? तो ये हाई कोर्ट जो है वो 5 तरीके का रिट जारी कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। वो कौन कौन से होंगे? हैवियस कार्पस, दूसरा हो गया मैंडामस, तीसरा हो गया सर्टियोरेरी, चौथा हो गया प्रोहिबिशन, पांचवा हो गया क्यो वारंटो। ये 5 तरीके के जो रिट हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। ओके, और एक पॉइंट और यहाँ पे आप जान लीजिएगा कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट के पास अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में ज़्यादा पावर है। ओके, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर रिट के बारे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ही खिलाफ अगर देखेंगे तो रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा और जो केसेस होते हैं उनमें भी हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो रिट को जारी कर सकता है। ओके, इसके अलावा कुछ बेसिक अब आर्टिकल्स हैं उसको मैं एक एक करके ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे जैसे सवाल आएगा मैं आपको डिटेल में समझाते चलूँगा। पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, ओके, सुपरिंटेंडेंस। ओके, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस की अगर बात करें तो ये हमारे संविधान में जो आर्टिकल है आर्टिकल 227, आर्टिकल 227 की अगर बात करें तो ये हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल जो होते हैं यानी हाई कोर्ट से जो लोअर अथॉरिटी होती है उन पर वो अपना सुपरिटेंडेंस यानी बेसिकली आप कहिए कि वो बेसिकली उस पर अपना अधिकार जता सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 227 के तहत। हाई कोर्ट की अगर बात किया जाए तो हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है वो आर्टिकल 215 के तहत होता है। आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है, कोर्ट ऑफ
रिकॉर्ड्स, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि यूपीपीसीएस जो है एकदम डायरेक्ट आर्टिकल के बेस पे सवाल पूछता है। हर साल 2-3 सवाल ऐसे ही आते हैं इसके कि एकदम डायरेक्ट आर्टिकल से रिलेटेड होगा। आपसे सपोज पूछ लिया कि हाई कोर्ट्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है किस आर्टिकल के तहत है, तो 4 आर्टिकल आपको 4 ऑप्शन में दे देगा और बोल देगा कि उनमें से आप चूज कीजिए। तो आर्टिकल 215 जो होता है वो हाई कोर्ट को ये पावर या प्रोवाइड करता है बेसिकली कि हाई कोर्ट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विद पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ओके, इसके अलावा कुछ और पावर जो हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अदर पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, अदर अदर पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट की जो कुछ अन्य पावर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, पहला पावर तो यही हो जाएगा कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हाई कोर्ट के पास किसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक्ट या लॉ पे जो है जुडिशली रिव्यू कर सकता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस लॉ को या उस सेक्शन को या उस एक्ट को अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाता है बेसिकली, यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, तो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट की हाई कोर्ट के जो और पावर होते हैं, वो किसी डिस्ट्रिक्ट जज की अगर बात कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट जज, या आप कह लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा अगर देखा जाए तो एडिशनल जज, तो डिस्ट्रिक्ट जज हो गया या एडिशनल जज हो गया जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद ही गवर्नर के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट या उनका प्रमोशन किया जाता है। कहने का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी ज़िले के न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या एडिशनल जज होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नर के द्वारा होता है, लेकिन वो उनको अपॉइंट करने से पहले उस राज्य के हाई कोर्ट से कंसल्ट या विचार विमर्श करते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के पास एक और पावर होती है, वो होती है कि स्टेट जुडिशल सर्विसेज जो होती हैं, यानी जो न्यायिक परीक्षाएं होती हैं स्टेट सर्विसेज के द्वारा, स्टेट कमीशन के द्वारा, उसमें जो ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं बेसिकली उनके ट्रांसफ़र की बात कर लीजिए या उनके प्रमोशन की बात कर लीजिए या उनके डिमोशन की बात कर लीजिए, उनको भी करने का पावर होता है। तो किसके पास होता है? वो होता है हाई कोर्ट के पास। किस सर्विस के अंतर्गत? स्टेट जुडिशियल सर्विसेज, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के तहत जो अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यूपी में एग्ज़ाम होता है ना एक स्टेट जुडिशियल सर्विसेज की, जिसके तहत जज बनते हैं, नियुक्त होते हैं। उन अधिकारियों की अगर बात किया जाए तो उनके ट्रांसफ़र की, उनके प्रमोशन की, उनके डिमोशन की बात जो होती है वो किसके पास पावर होता है? तो वो हाई कोर्ट के पास ही पावर होता है। तो ये कुछ मोटे तौर पे मैंने आपको जो थ्योरेटिकल कह लीजिए या इसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कह लीजिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ये कुछ मोटे तौर पे जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट में या तो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, या तो ये मतलब इतना अगर आपको समझ आ गया है तो आप जो भी इसके PYQs हैं उसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। ओके, थोड़ा सा हम लोग जो भारत में 25 हाई कोर्ट है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, फिर आगे मूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा जो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, वो कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या क्षेत्राधिकार है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 1866 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये आप कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी अगर प्रिंसिपल सीट की बात किया जाए तो ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में इसका प्रिंसिपल बेंच है और लखनऊ में इसका एक बेंच है। कहाँ पे है? लखनऊ में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कभी अगर आपसे सवाल पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसका जो बेंच है वो कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, लेकिन जो मेन या प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ पे है, तो आपका प्रयागराज में है। ये न्यू मतलब इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 17 मार्च 1866 को हुआ था। इससे पहले 3 हाई कोर्ट और बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट 1862 में मतलब इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो यही इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, दूसरा हाई कोर्ट है आपका स्टूडेंट, वो है आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि 2019 में इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर तेलंगाना के बाइफर्केशन के बाद। और इसकी अगर आप कह लीजिए कि इसका जो प्रिंसिपल सीट है या कहाँ पे इसका जो मतलब हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, तो वो है आपकी अमरावती में। कहाँ पे है? अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश का इस समय अगर देखा जाए तो आप कह लीजिए कि कैपिटल है। ओके,
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो ये 1862 में वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट यही है। और इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो महाराष्ट्र को भी देखता है, गोवा को भी देखता है, दादर एंड नगर हवेली को देखता है, दमन एंड दीव को भी ये देखता है। तो ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है जो कि दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार को कवर करता है। ओके, कभी कभी आपसे सवाल ये भी पूछ लेता है ना कि ये पर्टिकुलर हाइट की मतलब हाई कोर्ट किस किस राज्य के क्षेत्राधिकार को कंप्लीट करता है। तो जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट की बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र की करता है, गोवा करता है, दमन एंड दादरा एंड नागर हवेली करता है, दमन एंड दीव करता है। तो ये 4 जगह करता है। इसके बाद जो सेकंड है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट भी 1862 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। ये अगर देखा जाए तो ये वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार को कंप्लीट करता है। तो ये भी आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ये भी क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को कवर करता है। और अगर इसकी कलकत्ता हाई कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट की बात किया जाए तो इसका जो मेन है वो है कोलकाता में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब अगला है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो देखा जाए तो ये 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही बना था मध्य प्रदेश से बट करके अलग हो करके। तो 2000 में ही 1 नवंबर 2000 को ही ये देखा जाए तो उसी समय बना था। और इसका अगर प्रिंसिपल सीट की बात किया जाए तो वो है आपका बिलासनगर में। कहाँ पे? बिलासनगर, छत्तीसगढ़ में एक जगह है बिलासपुर, वहाँ पे इसका मेन बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट की बात किया जाए तो न्यू दिल्ली में है। कब बना था? 1966 में बना था और ये एक यूनियन टेरिटरीज है। इसके अलावा देखा जाए तो गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी की बात करें तो ये 1948 में बना था। ये असम को कवर करता है, नागालैंड को करता है, मिजोरम को करता है और अरुणाचल प्रदेश को करता है। तो सबसे ज़्यादा राज्यों को कवर करने वाला जो आपका कह लीजिए कि हाई कोर्ट है तो वो आपका हाई कोर्ट यही है, गुवाहाटी वाला। ओके, और इसके अलावा गुवाहाटी की कई आप कह लीजिए कि गुवाहाटी इसका मेन जो प्रिंसिपल सीट है वो है। इसके जो बेंचेज हैं वो आइजवाल में है, ईटानगर में है, कोहिमा यानी नागालैंड में हो गया, ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश में हो गया, आइजवाल यानी मिजोरम में हो गया। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात हाईकोर्ट 1960 में बना था। इसका जो प्रिंसिपल बेंच आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में इसका प्रिंसिपल बेंच है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, 1971 में बना था, हिमाचल प्रदेश में है ये। और हिमाचल प्रदेश का जो मेन प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ है? वो आपका शिमला है। ओके, अगला है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ये 2019 में बना था, क्योंकि उसी समय ये बाईफर्केट आप कह लीजिए स्टेट से ही यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसका जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ये कवर करता है। इसका जो प्रिंसिपल सीट है वो श्रीनगर या जम्मू में है आपका। इसके अलावा अगला जो है आपका झारखंड हाई कोर्ट है। झारखंड हाई कोर्ट 2000 में बना था, झारखंड में है ये। और झारखंड हाई कोर्ट का जो प्रिंसिपल सीट है आपका वो है आपका रांची। कर्नाटका की बात करें, अगला कर्नाटका 1884 में बना था। और कर्नाटका का जो प्रिंसिपल सीट है वो आपका कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है आपका केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट का केरला और लक्षद्वीप को ये कवर करता है, यानी 2 राज्य या यूटीज़ को ये कवर करता है। और ये 1958 में बना था। इसका प्रिंसिपल सीट मतलब सीट की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये कोची में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 1956 में बना था, एमपी में। और इसका जो प्रिंसिपल सीट है वो आपका जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। जबलपुर के अलावा इसकी जो बेंचेज है वो ग्वालियर और इंदौर में भी है, लेकिन प्रिंसिपल बेंच इसका कभी कभी होता क्या है ना स्टूडेंट कि ये डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा और उससे आपसे पूछ लेगा कि इसका प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे अगर एमपी की बात किया जाए तो अगर आपको जबलपुर नहीं पता है तो हो सकता है आप भोपाल लगा दें, ग्वालियर लगा दें, इंदौर लगा दें। ये डिपेंड करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर फोकस्ड हूँ, आपको फोकस मतलब थोड़ा टाइम देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रिंसिपल सीट को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपसे गलतियाँ ना हो। ओके, अगला आपका है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट जो है 1862 में बनाया गया था। ये तमिलनाडु और पुदुचेरी को कवर करता है और इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो आपका चेन्नई में है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर का है, वो 2013 में इसको बनाया गया था। और मणिपुर का जो मेन ब्रांच है वो मेन सीट है वो आपका इम्फाल में है। ओके, अगला है मेघालय की बात करें तो मेघालय का जो है वो शिलांग में है। कहाँ पे है? शिलांग में। ये बना कब था? 2013 में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो है आपका अगर देखा जाए तो ये कटक में है।
इसलिए मैं कटक सारा चीज़ बता रहा हूँ। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको भुवनेश्वर दे दिया और आपको पता नहीं है तो ये फैक्चुअल सवाल होता है, बाकी बच्चे कर जाएंगे, आप गलत कर जाएंगे। और ये आते हुए इजी सवाल में ये होते हैं क्योंकि बच्चे इतने ब्रिलियंट हो रखे हैं ना कि सब याद है उनको। उड़ीसा का कहाँ है? कटक में। पटना हाई कोर्ट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, पटना नाम से अगर देखा जाए तो ये बिहार में है और इसका वहाँ की राजधानी पटना में ही होगा, तो ये पटना में इसका जो प्रिंसिपल सीट है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो 1975 में बना था। ये किस किस को कवर करता है? तो पंजाब को करता है, हरियाणा को और चंडीगढ़ को करता है। और इसका जो मेन जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है आपका राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान का अगर देखा जाए तो राजस्थान जो है ये जोधपुर में इसका प्रिंसिपल सीट है। कहाँ पे है? जोधपुर में। अगला है सिक्किम। सिक्किम हाई कोर्ट की बात किया जाए तो 1975 में इसको बनाया गया था और ये गंगटोक में इसका प्रिंसिपल सीट है। अगला है तेलंगाना। ये सबसे लेटेस्ट में आएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों 2019 में हाई कोर्ट बनाए गए। तेलंगाना का पहले तो ये आंध्र प्रदेश के रूप में था, तो इसका जो प्रिंसिपल सीट है वो है आपका हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में। त्रिपुरा हाई कोर्ट की अगर बात करें तो त्रिपुरा हाई कोर्ट आपका कहाँ पे है भैया? त्रिपुरा में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसका प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है? तो इसका प्रिंसिपल सीट हो गया अगरतला, वहाँ की राजधानी में अगरतला। लास्ट आपका है उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो प्रिंसिपल सीट है अगर वो देखा जाए तो वो नैनीताल में है, नैनीताल। ओके, तो ये कुछ प्रिंसिपल सीट हैं, कहाँ कहाँ पे उनका मुख्य जो है ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मगअप कीजिएगा, क्योंकि ये बिना ऐसे मतलब देख के समझने के लिए ये नहीं है, ये याद करना जरूरी है। 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूं। जैसे 6 हाईकोर्ट मैंने आपको बताया था कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेश को कवर करता है। तो पहला आपको मैंने बताया कि वो बॉम्बे है। दूसरा आपको बताया मैंने कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता वेस्ट बंगाल अंडमान निकोबार को कवर करता है। फिर गुवाहाटी मैंने आपको बताया ये असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है। इसके अलावा आज के समय में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर भी देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को कवर करता है। इसके अलावा केरला हाई कोर्ट की बात किया जाए तो केरला और लक्षद्वीप को कवर करता है। मध्य प्रदेश की बात किया जाए मद्रास की, तो मद्रास, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करता है। इसके अलावा ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, तो ये पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को कवर करता है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो आज के समय में 7 हो गए, क्योंकि मैं जब बता रहा था 6 तो उस समय जम्मू और कश्मीर को काउंट नहीं किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय अलग थे और मतलब एक थे। आज के देश में अगर आज के समय में देखा जाए तो ये अलग अलग हो गए हैं, तो बेसिकली टोटल अभी इस समय 7 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक नया जुड़ गया है, तो टोटल जो 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्राधिकार में कंट्रोल करते हैं बेसिकली। ओके, तो टोटल 25 है, इसमें 7 ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को कवर करने की काम करते हैं। बाकी मैंने आपको किस ईयर कौन सा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है वो बता दिया, और इसके अलावा किस किस क्षेत्र में मतलब किस किस राज्य को वो कवर करते हैं, आप खुद से उसको देखिएगा। और इसका जो प्रिंसिपल सीट है यानी वो मुख्य जो उसकी बिल्डिंग होती है हाई कोर्ट की वो कहाँ पे है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। ओके, ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको कवर कर लिया ये, क्योंकि एक फैक्चुअल नेचर के सवाल यहाँ से बनेंगे और बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड भी आपको दे सकता है, तो आप अपने विल पावर के हिसाब से इसको देखिएगा और मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर सवाल पूछने की कोशिश कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर उत्तर दूंगा। ओके, और बाकी आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं तक इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके जो सवाल PYQs आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।